हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस सेशन के अंदर जो हम उत्तराखंड सिविल जज का एग्जामिनेशन हुआ है, इसका जीके जीएस का जो पार्ट है, जो पेपर का सेट ए आया है, इसका 1 से लेकर के जो 50 क्वेश्चन है, इसे हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस पूरा का पूरा आपको जो है वो मिलने वाला है। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। ये है दोस्तों जो आपका सेट ए था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक का एनालिसिस ओनली ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन लिंकिंग लॉज। दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारे सामने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तटस्थता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है। न्यूट्रलिटी इज कॉमनली अडॉप्टेड टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर तटस्थता को अपनाया जाता है। और तटस्थता की घोषणा अक्सर युद्ध के समय में की जाती है। तो अपने पास में ऑप्शन है यहां पर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नेदर टू। तो दोस्तों, यहां पर इसका सही जवाब जो है ये होगा बोथ वन एंड टू। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। देखिए, इसका अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो देखिए, तटस्थता न्यूट्रलिटी जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट होता है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर किसी भी दूसरी तरफ जो है वो तरफदारी यहां पर नहीं करता है। इसे जो है वो ऑफन तब अडॉप्ट किया जाता है एज अ पॉलिसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी सो दैट द न्यूट्रल स्टेट अवॉइड्स बिकमिंग अ टारगेट। तो भैया कुछ लेना नहीं देना नहीं तो क्यों किसी का टारगेट बनना है। न्यूट्रलिटी को जनरली जो है वो वॉर टाइम के टाइम पर डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों। और ये फॉर्मली इन्फॉर्म किया जाता है कि भैया हम किसी का भी जो है वो यहाँ पर जो है वो हिस्सा नहीं है, हम किसी की यहाँ पर साइड नहीं ले रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी समटाइम्स सेड एज अ होल्डर ऑफ परपेचुअल न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। निम्न में से किसी एक को कभी कभी अंतरराष्ट्रीय विधि में शाश्वत तटस्थता का धारक कहा गया है। न्यूट्रलिटी के ऊपर एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। न्यूट्रलाइज स्टेट इज द राइट आंसर हियर। दोस्तों, न्यूट्रलाइज स्टेट जो है is one whose neutrality is permanently guaranteed by international treaties or agreements, right? जैसे कि जो स्विट्जरलैंड है ये परमानेंटली न्यूट्रल है सिंस 1815। ऑस्ट्रिया जो है इसने 1955 में कह दिया था कि भैया हम जो है वो एक न्यूट्रलाइज स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर की एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विधि में तटस्थता के प्रमुख पहलुओं के अंतर्गत यहां पर शामिल नहीं है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एब्स्टिनेशन, इम्पार्शलिटी और इंटरफेरेंस। दोस्तों, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो भी आपका आंसर जो है वो सही हो जाता। इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, राइट। द की एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सबसे पहले आती है क्षेत्रीय अखंडता। इसके अंदर न्यूट्रल स्टेट जो होता है कि टेरिटरी का भैया आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप जो अगर कोई कह रहा है कि मैं न्यूट्रल हूं तो फिर आप उसमें जो है वो दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। दूसरा फिर यहां पर आ जाता है एब्स्टिनेशन, कि भैया हम एब्स्टेन कर रहे हैं इससे। न्यूट्रल स्टेट जो है इसको फिर किसी दूसरा जो है वो हॉस्टिलिटीज के अंदर हिस्सा नहीं लेने का है। ऑल राइट दोस्तों, फिर इम्पार्शलिटी, न्यूट्रल स्टेट जो है इसको फिर सभी जो है इसके लिए फिर समान रहने वाले, और कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करना है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इज अपोजिट टू न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है कि बिना बात की पंचायती यहां पर कर रहे हैं, जो कि करना नहीं है। इसलिए सही उत्तर यहां पर क्या होगा? इंटरफेरेंस। ऑल राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहां पर, उत्तराखंड सिविल जज का एग्जामिनेशन साल 2025। What was the status of war under legal norms in traditional international law before World War I? प्रथम विश्व युद्ध से पहले पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध का क्या कानूनी मानदंड था? War was strictly illegal under international law. War was a political act, neither legal nor illegal. War required UN approval.
वॉर ऑटोमेटिकली ऑब्लिगेटेड ऑल स्टेट्स टू ज्वाइन। तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले से कट गया, सी भी कट गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तो अपना यूएन आया नहीं था, ये तो 1945 के बाद में आया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया है। तो ये तो दो तो चले गए। अब वापस सोचते हैं, वॉर जो है वो स्ट्रिक्टली इलीगल था इंटरनेशनल लॉ के तहत, अगर इलीगल होता तो देश लड़ते ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बचा यहां पर, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ये देखिए एक्सप्लेनेशन अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के अंदर वॉर जो है वो सोवरेन राइट माना जाता था देशों का, कि भैया जो मर्जी आए उससे आप लड़ लीजिए। ऑल राइट, ये जो है इससे पॉलिटिकल एक्ट जो है वो माना जाता था, और इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट लीगालिटी इलीगालिटी जैसी जो है वो कोई भी बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं होती थी। ऑल राइट, युद्ध एक राजनीतिक कृत्य था, ना वैध था और ना ही यहां पर ये अवैध था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। इसके बाद में आते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर में। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय कोर्ट्स टू अ पर्सन डायरेक्टिंग हिम टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। आर्टिकल नंबर 32 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये अपने को कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो भैया आपके पास में 5 रिट दे रखी है, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी, मैंडमस, को वारंटो, ये सब। राइट, तो अब आपको यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिट है, 4 रिट आपको यहां पर दे रखी है, इनमें से कौन सी रिट है जो किसी व्यक्ति को उसके लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए करवाई जाती है। तो हेबियस कॉर्पस तो है आपके टू प्रेजेंट द बॉडी, तो ये तो होगी नहीं, चलो काट दो। सर्ट्योरेरी ये भी नहीं होगी। को वारंटो ये कहती है भैया भाई व्हाट अथॉरिटी, तो पीछे कौन सा बचता है, पीछे बचता है आपका मैंडेमस। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर, मैंडेमस इज द राइट आंसर हियर। परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, कि इसे जो है वो कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी को, ये कहने के लिए पब्लिक ऑफिसर को, कॉरपोरेशन को, ट्राइब्यूनल को, गवर्नमेंट बॉडी को, कि वो भैया अपना कार्य कर लीजिए, जो कार्य जो ड्यूटी आपको दी गई है वो आप करिए। वो लीगली बाउंड टू डू है, पर अभी तक या तो फेल हो चुके हैं वो करने के लिए, या फिर वो रिफ्यूज कर रहे हैं। ये इसके लिए मैंडामस की जो है वो रिट रहती है। ये बेसिकली होती इसके लिए है कि भैया जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को पूरा करे। बाकी रिट जैसे हेबियस कॉर्पस है टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, मैं मेरी क्लास के अंदर हमेशा जो है इसका कहता हूं, वो दृश्यम पिक्चर आपने देखी होगी, इसका एग्जांपल से आप इसे याद रखिए। डेली जो हमारी क्लासेस होती है उसमें हम लिंकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए चीजों को याद रखते हैं। राइट, फिर आपकी सर्ट्योरेरी टू क्वॉश ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, को वारंटो टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। तो परमादेश मैंडामस इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। किसने विधि शास्त्र को दैवीय और मानव जीवों का ज्ञान, न्याय और अन्याय के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? जेरेमी बेंथम, जे ऑस्टिन, उल्पियन एंड जूलियस स्टोन। तो उल्पियन इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। रोमन ज्यूरिस्ट उल्पियन जो कि 3rd सेंचुरी के दौरान थे, इन्होंने क्लासिकल डेफिनेशन दी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने कहा था ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। डेफिनेशन यहां पर दोस्तों ये हाईलाइट करती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिर्फ लीगल रूल्स के लिए नहीं है, पर ये यहाँ पर मोरल और एथिकल डायमेंशंस के लिए भी जो है इसे यहाँ पर लिया जाता है। पेंथम जो है इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन कहा। ऑस्टिन जो है ये तो भैया अपनी वो कमांड थ्योरी, पॉजिटिव लॉ थ्योरी लेकर के आए थे। जूलियस स्टोन ये कहते हैं कि भैया लॉ जो है वो एक सोशल साइंस है। करेक्ट आंसर हियर इज उल्पियन। ऑल राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ किसको कहा जाता है, इसको लेकर के क्वेश्चन था, जिसका सही जवाब है यहां पर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 के दौरान दोस्तों ये आया था, और इसमें जो है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है एनवायरमेंट का। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए। The concept of doctrine of bias is primarily related to which principle? Doctrine of proportionality, here the other sides also. No one can be judged in his own case. Doctrine of pleasure.
पूर्वाग्रह के सिद्धांत की अवधारणा मुख्य रूप से किस सिद्धांत से जो है वो जुड़ी हुई है? तो भैया नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णयकर्ता जो है वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ये देखिए, नो वन कैन बी जज इन ओन कोर्स, द डॉक्ट्राइन ऑफ बायस इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। मतलब कोई भी अपने मामले के अंदर जो है वो जज वज नहीं बनेगा, इससे क्या है इम्पार्शलिटी नहीं होगी और फेयरनेस जो है वो बनी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोक्सो एक्ट 2012, which of the following statement is are correct? The act is to protect children from sexual harassment and pornography. This act is a gender neutral law. बिल्कुल दोनों ही यहां पर एकदम सही है, देखते ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी जो क्वेश्चंस हैं वो इस पेपर के अंदर ना आपके जीके जीएस वाले पार्ट के अंदर कॉमन सेंस से भी होते जा रहे हैं। आप गौर करिए कितने ही सारे क्वेश्चन अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हैं। लगभग आधे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से होते जा रहे हैं। ये एग्जाम आपका जो है ये देख रहा है कि कितना आपका कूल रख करके आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, राइट। बोथ 1 एंड 2 पोक्सो एक्ट जो है ये एम करता है यहां पर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग आपके हरासमेंट, असॉल्ट, पोर्नोग्राफी, ये सब के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ है। और ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर न्यूट्रल है और 18 साल तक की एज के जो बच्चे हैं इनके ऊपर ये लागू यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द केस ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर सोर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ May 2025 रिलेट्स टू। ये तो कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट नहीं भूल सकता है। ये यहाँ पर किससे रिलेटेड है? तो वही भैया 3 ईयर लीगल प्रैक्टिस वाला जो है कि भैया अब से जो वैकेंसीज आपके जुडिशियल ऑफिसर वाली आने वाली है इसमें 3 ईयर प्रैक्टिस वाला जो रूल मैंडेटरी किया है, ये यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर एंड आई एम वेरी श्योर ये तो आपका किसी का भी गलत जो है वो हुआ ही नहीं होगा, राइट। ये चलिए फिर दोस्तों, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कैंडिडेट के पास में अब कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो लीगल प्रैक्टिस का होना ही चाहिए। सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही तब होंगे, बताओ। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज आर the duties of neutral states under international law? Abstination, prevention, acquiescence, all of the above सारे जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। आप प्रविरत रहिए, निवारण, मौन सहमति सब आपकी होनी चाहिए। मतलब all of the above is the right answer here। न्यूट्रलिटी को लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे गए आज के क्वेश्चन पेपर के अंदर। न्यूट्रल स्टेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर सबसे पहले तो एब्सटेन करो, कोई भी हॉस्टिलिटीज के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। दूसरा, प्रिवेंट देयर टेरिटरीज फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर वॉर पर्पसेस, कोई और भी आपकी टेरिटरी का जो है वो इस्तेमाल यहां पर नहीं करेगा। फिर मौन सहमति जो है वो होनी चाहिए। एक्सेप्ट एंड कंप्लाई विद रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी विदाउट ऑब्जेक्शन। ऑलराइट, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या ऑब्जर्व किया है? दैट पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया लोक न्याय सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यहां पर संरक्षित है? किससे, कौन से मामले के अंदर? तो भैया सीधा सीधा जवाब है यहां पर MC मेहता वर्सेस कमलनाथ वाला मामला था और इसके अंदर जो है वो आपके ये जवाब जो है वो सही होगा। ऑलराइट, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 का मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी है, आपके हवा है, आपके जो जंगल है, ये पब्लिक यूज के लिए है और ये जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इसके तहत आता है और स्टेट जो है इन सबका ट्रस्टी है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, असर्शन रीजन को लेकर के क्वेश्चन है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्जेस द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या कहता है इसका? द यूनिफॉर्म सिविल कोड aims to replace personal laws based on scriptures and customs of each major religious community in India with a uniform law governing every citizen।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य प्रत्येक मुख्य धार्मिक समुदाय के शास्त्रों और रीति रिवाजों द्वारा आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान कानून में बदलना है जो हर एक नागरिक के ऊपर लागू हो। सही तो कह रहा है ये, मतलब यहां पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू वाला सब जो है वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हियर, राइट। Both A and R are true and R is correct explanation of A, right? तो both A and R are true। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि ऑप्शन नंबर A is the right answer here। ऑप्शन नंबर A is the right answer here। Both A and R are true and R is correct explanation, right? अब देखिए आर्टिकल 44 अपने जो हैं वो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर दे रखा है। इसमें ये आपने कौन से पार्ट के अंदर आता है, ये अपने पार्ट 4 के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक। इसमें 44वां जो आर्टिकल है अपना 44, ये बहुत छाया रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, और हर साल जो है इसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो इसमें कहता है कि भैया स्टेट जो है इनकी ड्यूटी रहेगी कि आप सिक्योर करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव यूसीसी का क्या है कि भैया जो भी डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं आपके रिलीजन के ऊपर, स्क्रिप्चर्स के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, ये जो है इसको आप सबको मिला करके सबके लिए एक ही कानून जो है वो आपको यहां पर बना देना है। ऑलराइट, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केस ऑफ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बालाजी राघवन वाला मामला जो है वो किससे रिलेटेड है, तो भैया आर्टिकल 18(1) जो है ये इससे रिलेटेड है, राइट। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आपके नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भैया आर्टिकल 1 का वायलेशन नहीं करते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि ये जो भी आपको उपाधियां मिल रही है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इससे रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया कि ये जो इनाम दिए जाते हैं ना, ये इसका वायलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी जो है वो टाइटल नहीं है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये सब। ऑल राइट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेमेडी फॉर क्यूरेटिव पेटिशन वॉज यूज बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। अनुतोष याचिका का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रयोग किया गया था, तो रूपा अशोक हुर्रा वाला जो मामला था इसके अंदर जो है ये किया गया था। ओके, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाले मामले के अंदर ये किया गया था। ऑल राइट दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले के अंदर साल 2002 के अंदर लेकर के आए थे, टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस इवन आफ्टर डिसमिसल ऑफ अ रिव्यू पेटिशन। फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस जो है ये यहां पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना कि जो पार्ट 9 है और 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो इनको जोड़ा गया है। ये तो किसी का भी जो है वो गलत होने ही नहीं वाला है। आज कैसे गलत हो सकता है ये किसी का। ये यहां पर आपसे किसका पूछा गया है पता है, ये आपका यहां पर किससे पूछा गया है, ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। और एज एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर इस बार आए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, 74वां संविधान संशोधन अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज, पंचायत से रिलेटेड है। 11वां शेड्यूल ऐड किया गया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। यहां पर लगे हाथ ही बता देता हूं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए ना। तो भैया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए अपना 74वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया और 12th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। ऑल राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट quorum टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट shall be 10 members और 1/10 of the total number of members of that house whichever is greater। कोरम को लेकर के यहाँ पर सवाल पूछा गया है। कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि भैया मिनिमम इतना कोरम तो जो है वो सदन को चलाने के लिए आपके होना ही चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 189। आर्टिकल नंबर 189 जो है ये कहता है कि कम से कम 10% आपका जो है वो कोरम रहना ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 189(3) जो है ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का मीटिंग होने के लिए कम से कम 10 मेंबर या फिर
1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स जो है वो होना चाहिए, में से जो भी अधिक हो वो, अगर नहीं होता है तो मीटिंग फिर वहां पर नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो अब इनमें से सही क्या हो गया, फिर ओनली वन सही हो गया, खत्म हो गई कहानी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो आपका। यहाँ पर राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। भंग कौन सी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकसभा होती है। कौन भंग करता है, तो राष्ट्रपति जी के पास में एक्सक्लूसिव पावर होती है भंग करने की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपने पास में यहाँ पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ये जो अपने 7th शेड्यूल नहीं है, 7th शेड्यूल के अंदर ना अपनी 3 लिस्ट दे रखी है, आपको पता ही है। इसमें एक तो आगे हो गई आपकी यूनियन, एक हो गई आपकी स्टेट, और एक हो गई आपकी कॉन्करेंट समवर्ती सूची। अब इसमें पूछ रहे हैं अपने से कि ये जो समवर्ती सूची वाला प्रावधान है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी कर लिया है हमने। तो भैया ये हमने ना कॉपी किया है जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इससे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हियर। और राइट, कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया जो है वो हमने वहां से लिया है, जहां पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी जो है वो इसके ऊपर कानून है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जज वॉज नॉट पार्ट ऑफ बेंच डिसाइडेड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लैंडमार्क केस है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो दी है। ऑलराइट, तो इसमें गजब ही क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भैया बताओ इनमें से कौन से जज है। ये तो मतलब गजब क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर जस्टिस पीएन भगवती जो है वो इसका हिस्सा नहीं थे। ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जस्टिस पीएन भगवती जो है वो 90s के दौरान जो है वो जज थे, और पीआईएल जो है फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है हमारे यहाँ पर। ऐसे करके आप थोड़ा सा लगा सकते थे कि हाँ भैया ये आंसर हो सकता है। ऑलराइट, जस्टिस पीएन भगवती जो हैं ये जो हैं इसके अंदर थे। ऑलराइट, जस्टिस पीएन भगवती जो हैं वो जुलाई 1973 के बाद में जो हैं वो जज बने हैं, और ये फैसला दे दिया गया था 24 अप्रैल 1973 को। इसके लिए पीएन भगवती जो है वो इसका हिस्सा यहाँ पर नहीं रहे थे। ऑलराइट, द सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने संबंधी प्रावधान यहाँ पर करती है। तो भैया सेक्शन 14 जो है वो आपके रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बात करती है, आरटीआई एक्ट का। इसमें कह देते हैं कि भैया जो सीआईसी है या बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनको प्रेसिडेंट जो है वो मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जज को हटाने का जो है वो आधार है, उसी सेम आधार के ऊपर यहाँ पर हटाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी होगी, इसके बाद में होगा। तो सेक्शन 14 इज द राइट आंसर हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। Which of the following statement is are correct in context of India Justice Report 2025? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसको ना पहली बार 2022 के दौरान जो है वो पब्लिश किया गया था। कि पहली बार वर्ष 2022 में जो है वो क्या हुई थी, प्रकाशित यहाँ पर हुई थी। और ये रिपोर्ट जो है वो इवेलुएट करती है कैपेसिटी ऑफ पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, लीगल एड, इन सब के बारे में। तो भैया यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो 2022 के अंदर नहीं आई, तो ये जब अपना कट गया तो ये भी गया, ये भी गया। अब पीछे बचते हैं सिर्फ 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ऑलराइट दोस्तों, केवल 2, द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये मैंने बताया था ना 2019 के अंदर पब्लिश हुई है, 2022 के अंदर नहीं। ऐसा करते ही अपना जो है वो आंसर यहाँ पर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मुख्य रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने का यहां पर आपको अधिकार देता है। तो ये भैया आर्टिकल 41 जो है वो हमें कहता है कि राज्यों को कि भैया आप निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कुछ करिए।
आर्टिकल 41 डीपीएसपी का राज्यों को कहता है, राज्य को इन द सेंस केंद्र और राज्य सरकार दोनों को यहां पर कहता है कि आप कुछ इफेक्टिव प्रोविजंस लाई है, ठीक है। क्यों? फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, सबके लिए। ये प्राइमरली इंपावर करता है स्टेट्स को टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आर्टिकल 43 डील करता है लिविंग वेजेस से, डिसेबिलिटी से नहीं करता है। आर्टिकल 14 तो सबको ही पता है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15(3) स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नॉट फॉर डिसेबल्ड पर्सन। आर्टिकल 41 इज द राइट आंसर हियर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the new mode of punishment has been incorporated by Indian Parliament in the year 2023? ये काफी विवादास्पद रहा था उस समय पर। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2023 में कौन सा दंड का नूतन प्रकार जो है इसे सम्मिलित कर लिया गया है? फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एडमोनिशन, प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस इज द राइट आंसर हियर। 2023 के अंदर ही इंडियन पार्लियामेंट ने भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्मेटिव जस्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक के जो हैं वो लेखक यहां पर कौन है? तो भाई साहब बेंथम साहब जो हैं, जेरेमी बेंथम, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। ऑल राइट, यहां पर ये अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन लीगल रिफॉर्म, यूटिलिटारिज्म, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, इन सब के ऊपर। जूलियस स्टोन जो है मॉडर्न लीगल थ्योरिस्ट, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, एचएलए हार्ट लीगल पॉजिटिविज्म, इसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत डेटा संरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो ये भैया किसकी जिम्मेदारी है? तो ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नो। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नो। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, यस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड ही इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। देश के व्यक्तियों का जितना भी डेटा है इसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंसिपल्स? तो इसका जवाब है ओईसीडी। ओईसीडी से जो है वो यहाँ पर कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रिंसिपल जो है ओईसीडी के, इसके साथ में ये अलाइन करता है। टू स्ट्रेंथन कंपटीशन लॉ, प्रमोट फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर मार्केट एफिशिएंसी। ओईसीडी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और भैया यहां पर जो है ये कहता है कंपटीशन पॉलिसी रेगुलेशन के लिए, जो कि 2023 के अमेंडमेंट को इन्फ्लुएंस किया है। अगला क्वेश्चन, प्राइवेसी अटैचेस टू द पर्सन सिट्स इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड हैप्पीनेस डिराइव्स फ्रॉम द राइट टू डिसाइड फॉर वन सेल्फ एंड डिग्निटी, विच आर बोथ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइवेसी। ये किसने कहा है? ये कहा है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अब हो चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन प्राइवेसी के ऊपर जो है वो आए थे एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। ऑल राइट, राइट टू प्राइवेसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये अवधारणा दी है? ये अवधारणा यहां पर आपके दी है, क्या अवधारणा दी है? कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत सुओ मोटो एक्शन लेने की शक्ति है। तो इसका जवाब है आपके राजीव हितेंद्र पाठक वर्सेस अच्युत काशीनाथ वाला जो मामला है इसके अंदर ये कहा गया है। ऑल राइट, राजीव हितेंद्र पाठक वर्सेस अच्युत काशीनाथ 2020 का मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये कहा है कि भैया जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, इसके पास में ये पावर रहेगी क्या, कि अगर एनजीटी एक्ट से रिलेटेड कोई भी मामला है तो फिर बनाया क्यों है जब ये सुओ मोटो एक्शन नहीं ले। इसलिए इनको कह दिया कि भैया आप खुले हो यार, आप सुओ मोटो एक्शन ले लो और खत्म करो। इसका मतलब ये है कि एनजीटी यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको इनिशिएट कर सकती है अपने खुद के लेवल के ऊपर बिना कोई फॉर्मल कंप्लेंट के। और किसके लिए? कि अगर कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो एनजीटी इसके ऊपर जो है वो मामला ले सकती है। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। In which of the following cases the Supreme Court observed that women officers जो हैं are also having the right to a permanent commission officer in Indian Army? महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन का अधिकार है। कौन से मामले के अंदर कहा गया? तो ये भैया अपना बबीता पूनिया वाला जो मामला है,
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बबीता पूनिया, इस मामले के अंदर जो है ये कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया मामला था, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वुमेन ऑफिसर्स जो हैं ये भी परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी के लिए एंटाइटल्ड है और सेम प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज जो हैं इनको मिलनी चाहिए एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ये लैंडमार्क जजमेंट है आर्म्ड फोर्सेस के जेंडर इक्वालिटी के लिए, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ परपेचुइटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज, थ्योरी ऑफ सक्सेशन। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है इसके ये जो है उत्तराधिकार का यहां पर आधार रहता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। द सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी विच इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू फंक्शन स्मूथली। चाहे लीडरशिप के अंदर चेंजेस हो जाए, पहले चाहे भारत के अंदर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम नहीं आना चाहिए ट्रांजिशन के दौरान। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर इन यूक्रेन वर्सेस रशिया केस? रशिया टू इमीडिएटली सस्पेंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन, यूक्रेन टू कॉम्पनसेट रशिया, डिसमिसल ऑफ केस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। तो रशिया को कह दिया गया था कि आप सैन्य अभियान जो है वो अपना इसको तुरंत निलंबित करिए। ऑल राइट, यही कहा गया था और काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये भी। यूक्रेन वर्सेस रशिया, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफर्ड रशिया टू इमीडिएटली हाल्ट इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन एंड इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। ऑल राइट दोस्तों, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिम्सन डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू? निम्नलिखित में से स्टिम्सन सिद्धांत किससे संबंधित है? रिकॉग्निशन, नॉन रिकॉग्निशन, इंटरवेंशन और एक्स्ट्राडिशन। तो भैया इन आपके यहाँ पर ये नॉन रिकॉग्निशन जो हैं ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। स्टिम्सन डॉक्ट्राइन डिक्लेयर करता है कि यूनाइटेड स्टेट जो हैं वो would not recognize territorial acquisition or governments created by force such as Japan's occupation of Manchuria. It is principle of non-recognition in international law. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोमालिया वर्सेस केनिया 2021 का जो मामला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिसे सुलझाया था, में कौन सा बाउंड्री डिस्प्यूट को यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व किया गया था? लैंड बॉर्डर, रिवर एक्सेस, मैरीटाइम बाउंड्री और एयर स्पेस। तो मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। सोमालिया वर्सेस केनिया मामले के अंदर आईसीजे ने जो है यहाँ पर ये कहा था कि भैया आपका जो भी मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर के इंडियन ओशन में जो भी लफड़ा है इसको आप खत्म कर लिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड ये मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिंग वॉर्स थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी and disarmament and settling international dispute through negotiation and arbitration was the goal of? सामूहिक सुरक्षा और शस्त्रीकरण से युद्ध रोकना और अंतरराष्ट्रीय विवादों को वार्ता और मध्यस्थता से निपटान किसका लक्ष्य था? लीग ऑफ नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड बैंक का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो लीग ऑफ नेशन इज द राइट आंसर हियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। द लीग ऑफ नेशंस 1999 एम टू प्रिवेंट वॉर्स थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी। भैया एक साथ में मिलकर के काम कर लो, काय लड़ रहे हो इतना, राइट। डिसआर्मेंट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सब करते हुए ये यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया है, आज जो हम देखते हैं 1945 के अंदर जिसकी स्थापना हुई है, इसका एक तरीके से प्रीकर्सर के तौर पर लीग ऑफ नेशंस जो है ये आया था, पर इसका पार पड़ नहीं पाया और फिर एक बार फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, नॉर्थ अमेरिका, अरे यार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इतना भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने का था, अल्टीमेटली तो अमेरिका के ही है, पर फिर भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ये तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखते इसको खटैक से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाना चाहिए था। यहाँ पर नेटो का मतलब ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके।
नॉट नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर ये कह रहा है कि जो व्हाट डिड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल इन द DR कांगो वर्सेस युगांडा केस 2022 रिगार्डिंग रेपरेट्रेशन। मुआवजे के बारे में क्या फैसला दिया था? तो मुआवजे के बारे में यहाँ पर फैसला दिया था कि भैया कुछ नहीं आनी जानी है, 325 मिलियन जो है वो आप मुआवजे के अंदर दे दो और बाकी आपको जो करना है वो आप करिए। तो ये देखिए 325 मिलियन का कॉम्पनसेशन जो है ये DR कांगो वर्सेस युगांडा मामले के अंदर ICJ ने कह दिया था युगांडा को कि आप ये दे देना इन रेपरेशन टू द DRC फॉर डैमेजेस टू पर्सन प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ड्यूरिंग युगांडाज ऑक्यूपेशन। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, एक साथ में नहीं देना है, हर साल 65 मिलियन देंगे, उसमें काम इनका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? लीग ऑफ नेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। बिल्कुल सही जवाब 1919 के अंदर किया गया था। एक बार लड़ लिए कि भैया आप नहीं लड़ेंगे, ओके। यूनाइटेड नेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये भी सही है, चलो ठीक है। द पर्पज ऑफ UN इज टू डेवलप फ्रेंड रिलेशन अमंग नेशन, ठीक है। UN एम्स एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी ठीक है। मतलब ऐसे क्या फिर सारे सही हो गए? तो बिल्कुल हो गए आपके, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। आइए भैया कर लेते हैं, युग्मों पर विचार कर लेते हैं। आर्टिकल 24 से 26, आर्टिकल 21, 22, 62, 66, पावर एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, आपके पावर एंड फंक्शन ऑफ इकोसॉक, इन सब के ऊपर जो है वो यहाँ पर अपने से सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर जो 1 और 3 है ना वो लिंक होते हैं और कोई लिंक यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है, ओनली 1 और 3। आर्टिकल नंबर 24 से 26 जो है वो पावर एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जरूर से बात करता है। आर्टिकल 21 से 22 पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली जो है ये यहाँ पर बात नहीं करता है। करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर 10 से 22 है। 62 से 66 पावर एंड फंक्शन ऑफ इकोसॉक के बारे में बात करता है, बिल्कुल। तो ओनली पेयर 1 और 3 आर करेक्टली मैच। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ऑल राइट दोस्तों, क्या बोलती पब्लिक, कैसा हुआ आपका एग्जाम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों। एक्सपल्सन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस मे बी मेड बाय जनरल असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। निम्नलिखित में से किस आधार पर महासभा किस देश की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता समाप्त कर सकती है? परसिस्टेंट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ UN चार्टर, राज्य के रोकथाम क्रियाकलाप के ऊपर, राज्य की इन्फोर्समेंट एक्शन के ऊपर, या ऑल ऑफ द अबोव। तो भैया परसिस्टेंट वायलेशन अगर आप करते रहे UN चार्टर के तो आपको कह देंगे खत्म, टाटा बाय बाय, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी सदस्यता की अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A is the right answer here, right? Option number A is the right answer here. Next question देखते हैं। Which of the following case is also known as the Dehradun Valley litigation case? Rural litigation versus entitlement केंद्र versus state of आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्धन चंद, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वाला जो मामला है ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। देहरादून वैली लिटिगेशन केस जो है आपका, इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा था दून वैली उत्तराखंड के अंदर, लगातार से जो कटाई की जा रही है इसके कारण से, ठीक है। इसके लिए फिर रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र जो है इन्होंने फिर मामला फाइल कर दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, द कोर्ट कैन ग्रांट पुलिस कस्टडी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15, 40, 60 और 90 डेज। तो भैया 40 डेज जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो इसका सही जवाब होने वाला है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 40 दिन की जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी कोर्ट जो है वो ऑथोराइज यहाँ पर कर सकता है। ऑल राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स उत्तराखंड 2025, which of the following categories are explicitly excluded from the applicability of the rules? कौन सा वर्ग स्पष्ट रूप से इन नियमों की परिधि से बाहर रखा गया है? उत्तराखंड का निवासी जो विदेश में रहता है, विदेशी व्यक्ति के साथ में लिव इन में रहने वाला व्यक्ति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मेंबर है आर्टिकल 342 के तहत जो आए हैं, और क्रिश्चियन कपल्स अंडर हॉली यूनियन सेरेमनी,
तो जो अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो हैं ये यहाँ पर सही जवाब होगा इसका। मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर हियर। यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स उत्तराखंड के जो लाए गए हैं, इसके अंदर कह दिया गया है भैया जो आर्टिकल 342 के अंदर जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं इनको हम बाहर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कस्टमरी पर्सनल लॉज हैं, ट्रेडिशन है ट्राइबल कम्युनिटीज के, इनकी इज्जत करने के लिए, इनकी रेस्पेक्ट करने के लिए, बाकी जो भी कैटेगरीज हैं वो सब जो हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट posting a poem promoting sacrifice and non-violence does not attract offences under criminal laws and registration of FIR in such cases is abuse of law। तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी वाला मामला, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला मामला, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला मामला। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इमरान प्रताप गढ़ी वाला जो केस हुआ था ये जो है वो इसका यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। क्या होने वाला है? इमरान प्रताप गढ़ी वाला जो मामला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। ये देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला जो मामला है, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, क्या कह दिया था कि भैया कोई भी पोइम आप अगर पोस्ट कर रहे हो जिसमें सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस ये सब को प्रमोट किया जाता है तो ये कोई क्रिमिनल लॉ के अंदर अपराध नहीं है। ओके, ये यहां पर अब्यूज ऑफ लॉ है, ये यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसका वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का यहां पर वायलेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हु वाज द फर्स्ट जज वुमन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इसका जवाब है आपके डेमे रोजलिन हिगिंस। ये जो है ये यहाँ की फर्स्ट वुमन जज थी। ठीक है, आईसीजे की 1995 के दौरान, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे के तौर पर भी उन्होंने 2006 से 2009 के दौरान जो है वो काम यहां पर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which international principle ensures that a country does not take side in conflicts, non-alignment, peaceful coexistence, neutrality and sovereignty? तो neutrality is the right answer here। न्यूट्रलिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो कि कहता है कि अपने को किसी का भी साइड नहीं लेना है। ठीक है, में कोई भी पार्टी को अगर युद्ध छिड़ रहा हो तो इसमें आपको इसमें दूर रहना है, इसमें जाने का नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं है, न्यूट्रलिटी साफ कहता है ये बात। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल ईगल्स बुक किसने लिखी है? सोली सोराब जी, DY चंद्रचूड़, प्रताप भानु मेहता, इंदु भान जी ने जो है वो लीगल ईगल्स जो है पुस्तक ये लिखी है। ऑल राइट, लीगल ईगल्स इंदु भान जी के द्वारा लिखी गई है। ये कवर करती है प्रोफाइल ऑफ एमिनेंट लीगल पर्सनालिटीज, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है? भूटान, चीन, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए भूटान। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के जो हैं वो शासक हैं, यहाँ के राजा हैं और भारत की इनसे बहुत बनती है। अभी रिसेंटली महाकुंभ के दौरान भी जो ये आए थे न्यूज के अंदर थे और हमेशा भारत का जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं और भारत इनका सपोर्ट करता रहता है। तो भूटान ने पब्लिकली सपोर्ट किया है भारत की जो बिड है परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसको कि भैया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फ्रेंडली रिलेशन यहां पर हमारे को दिखाई देते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी जो अपनी सिंधु जल समझौता है, जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ने भारत ने कह दिया है कि खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकते। ऑपरेशन ट्रीटी को हमने कह दिया खत्म, टाटा बाय बाय, हम इसको अब नहीं मानते हैं। तो इसको लेकर के एज एक्सपेक्टेड था यहां पर ये क्वेश्चन आना। सिंधु जल समझौता जो है इसके अंतर्गत कौन सी संस्था विवादों का निपटारा करती है? यूएन ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल वाटर कोर्ट, परमानेंट इंडस कमीशन और ऑल ऑफ द अबव? तो भैया जो परमानेंट इंडस कमीशन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। कि भैया ठीक है, जो भी है वो आपस में मिल बैठ करके सुलझा लेना है। ऑल राइट, परमानेंट इंडस कमीशन स्थायी सिंधु आयोग जो है ये इसके अंदर करता है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की गई थी। बीच में यहां पर आर्बिट्रेशन मांड वाली जो है वो किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। अभी भारत ने जब
को सस्पेंड किया, बंद किया, चिनाब विनाब के अंदर पानी वानी छोड़ने लग गए थे। तो ये गए थे वर्ल्ड बैंक के अंदर। वर्ल्ड बैंक के अंदर भारतीय मूल के अजय बंगा जी उनको कहा था कि देखिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहते क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं भैया, खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 INSC 113 रिलेट्स टू स्ट्रकिंग डाउन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ऑटोमेटिक वैकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर्स, निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार, आरक्षित श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण की वैधता। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, इससे रिलेटेड जो है ये मामला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, स्ट्रकिंग डाउन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का जो मामला था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जो वैलिडिटी इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये इसके ऊपर इन्होंने एड्रेस किया, में जो प्रोविजन दे रखे थे that were found to undermine transparency in political funding and citizens right to information। तो ऐसे करके हमने क्या है कि सेट जो अपने पास में था ए, इसके क्वेश्चन नंबर आपके 1 से लेकर के और 50 तक जो है वो आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे। इनको हमने यहां पर देखिए इस सेशन के अंदर डिटेल में एनालिसिस कर लिया है, एक एक क्वेश्चन का सही जवाब, और सही जवाब के साथ में ही आपको कॉन्सेप्ट भी जो है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे मामले के अंदर क्या क्या हुआ। तो जिससे ही ना सिर्फ ये आपके लिए एक पेपर सॉल्यूशन है दोस्तों, आने वाले जो एग्जामिनेशन है उनमें भी जरूरी नहीं है कि अब एक बार क्वेश्चन आ गया तो आगे नहीं आने वाला है, उनमें भी ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करने वाले हैं और ये सेशन भी आपका ऐसे ही हेल्प करने वाला है। ऑल राइट, तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी और नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, stay strong, link your life with the law only on Linking Laws। Thank you so much for joining me in this session। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। Thank you so much।